गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं इंद्रजीत सिंह सत्तावत आपके HP एजुकेशन के माध्यम से आपके सामने जो कि हमने राजस्थान जीके की क्लासेस चालू की है, उसी संदर्भ में हम उसी कड़ी में आज आगे बढ़ेंगे। कैसे हैं आप लोग? और मुझे आशा है कि आप लगभग उनको फॉलो करते होंगे, जो लिखा हुआ जो बोर्ड पे लिख रहे हैं उसको आप राइट डाउन करते होंगे। और बहुत जल्दी आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। हाल ही में सरकार ने फर्स्ट ग्रेड की भी भर्ती निकाली है संस्कृत शिक्षा विभाग में। पहले भी एक बार जनवरी में संस्कृत शिक्षा विभाग में फर्स्ट ग्रेड की भर्ती निकली थी और उसके भी एग्ज़ाम अभी पेंडिंग है। और इन फ्यूचर सरकार के वादे के अनुसार, जो कि पिछली बार फर्स्ट ग्रेड से सरकार ने वादा किया था, फर्स्ट ग्रेड में बैठने वाले अभ्यर्थियों से जो वादा किया था, उसके हिसाब से और भी भर्तियाँ फर्स्ट ग्रेड की आएगी। और हाल ही में जो सोर्स हैं उनसे ये पता लगा है कि जल्दी से जल्दी 2000 से ज़्यादा, लगभग 2000 से ज़्यादा ग्राम सेवक की भर्ती आने वाली है। तो आप लोगों को बिल्कुल कमर कस लेनी है दोस्तों कि इस बार नौकरी लगना ही है। एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए 50,000 पद में से, और उसी में चाहे आपका इंटरेस्ट भी हो सकता है। एक गोल देखिए, जब हमारे पास सामने विकल्प ज़्यादा हो तो उस सूरत में हमको एक गोल तय करना पड़ता है, एक लक्ष्य निर्धारित करना होता है। उस लक्ष्य निर्धारित करने से ये फायदा होता है कि हम उसी ओर बढ़ते हैं जिस ओर हमारा इंटरेस्ट होता है, जिस और सफलता मिलने के आसार, जल्दी सफलता मिलने के आसार हो, और जिस एग्ज़ाम को हम क्रैक कर सकें। देखिए, ग्राम सेवक की भर्ती आ जाएगी, कांस्टेबल है, फर्स्ट ग्रेड है और आने वाली है, और इसके अलावा पटवारी है, रीट आने वाली है, और फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती आने वाली है। जब इतनी भर्तियां आएगी तो आपको पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा, आपका इंटरेस्ट देखना पड़ेगा, फिर उस इंटरेस्ट और लक्ष्य निर्धारित करने के बाद आपको उसकी ओर फोकस करना पड़ेगा, और उसी के सिलेबस से, उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आपकी पढ़ाई जारी रखनी पड़ेगी, प्रारंभ करनी पड़ेगी, और उसको एक मुकाम तक पहुंचाना पड़ेगा, सफलता तक पहुंचाना पड़ेगा। हम जो यहाँ पे पढ़ा रहे हैं उसका लेवल जो है वो कांस्टेबल से लगा के RS तक का लेवल है। उस कंटेंट को, उस विषय वस्तु को पढ़ के व्यक्ति कांस्टेबल का एग्जाम तो क्रैक कर ही सकता है, उसे RS तक के एग्जाम को भी क्रैक करने की क्षमता उसमें विकसित हो जाती है। उस प्रकार से हम अध्ययन की क्वालिटी, अध्ययन का स्तर रखते हैं। इसीलिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसके नोट्स बनाइए, लिखिए और याद करने का प्रयास कीजिए, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। तो उस आधार पे हम जिस संख्या में हमें व्यूअर प्राप्त होंगे, जिस संख्या में हमें लाइक्स और सब्सक्राइबर प्राप्त होंगे, उसी संख्या में, उसी जोश के साथ, उस दुगने जोश के साथ हम बढ़ते जाएंगे और आपके खिदमत में, आपके जीवन के उन्नयन के लिए हम प्रयास करने की कोशिश करेंगे, ताकि हमें आत्मिक संतुष्टि प्राप्त हो सके। दोस्तों, हमने राजस्थान के जीके के 3 टॉपिक कंप्लीट कर दिए थे लगभग। राजस्थान के प्राचीन सभ्यता, राजस्थान के इतिहास को जानने के स्रोत और राजस्थान का एकीकरण। मुझे कुछ कमेंट आए थे कि राजस्थान के इतिहास में दूसरे टॉपिक कब आएंगे, तो बहुत जल्दी हम प्रजामंडल है, 1857 की क्रांति है, महिलाओं का योगदान है, इन सब के कंटेंट बहुत जल्दी लेके आने वाले हैं। और उसके बाद राजस्थान का जो राजपूतों का इतिहास है वो लेके आएंगे, और उसके बाद राजपूतों के इतिहास के साथ साथ उनका जो मुगलों के साथ संबंध है, जो कंपेरेटिव स्टडी है मुगलों के साथ, उसको भी लेके आएंगे बहुत जल्दी। जैसे ही वक्त मिलता है, एक एक सीरियल से क्रमबद्ध तरीके से चलता जाएगा। हमने अब राजस्थान के इतिहास के साथ साथ भारत के इतिहास की भी बात की है। भारत के इतिहास में भी हमने सिंधु घाटी सभ्यता के वीडियो बनाए थे, और अभी उस पर भी मुश्किल से 1 आध दिन में और सिंधु घाटी सभ्यता
क्रमबद्ध तरीके से प्रारंभ कर दी जाएगी, ताकि रीट वालों के लिए, हालांकि ये जो टॉपिक अभी हम चल रहा है इसमें एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो आउट ऑफ अभी वाले, ऐसा नहीं है कि जिससे कोई काम का नहीं, मतलब अभी जो सब जितने भी टॉपिक हैं वो रीट के सभी, रीट है, पटवारी है, ग्राम सेवक है, सभी में काम आएंगे। इसलिए आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इनको, इस कंटेंट को नोट करना है और क्वालिटी हमने बहुत बेस्ट रखी है। जो नोट्स का स्तर है वो स्तर आपको राजस्थान में शायद कहीं देखने को मिले, और अगर होगा तो 19 ही होगा, 20 नहीं हो सकता है। फिर भी आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। हम इंडिया के इतिहास को, जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका भी बहुत जल्दी लेके आने वाले हैं। और अभी जो हमने प्रारंभ किया है लोक देवता, जो कल्चर का एक टॉपिक प्रारंभ किया है, लोक देवता लोक देवियाँ, उस संदर्भ में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो लोक देवता और लोक देवियाँ संत संप्रदाय की बात हमने की थी और लोक देवता प्रारंभ किए थे। लोक देवता में हमने रामदेव जी को प्रारंभ किया था। रामदेव जी में हमने कुछ चीज़ें पढ़ ली थी, जैसे रामदेव जी के उपनाम क्या हैं वो पढ़ लिया था। उसके अलावा हमने रामदेव जी के जीवन चरित्र, जो प्रारंभिक जीवन है वो देख लिया था, उनके पिता का नाम, माता का नाम आदि हर चीज़ें हम लोगों ने लगभग उनकी चेक कर ली थी। मुँह बोली बहन कौन सी, बहनें कौन सी है, भाई का क्या नाम है, और उस प्रकार से हमने रामदेव जी के कई चीज़ों को देखा था। बात करते हैं हम उनका जन्म कब हो रहा है, इस तरह की बातें हमने, और ये भी कहा था कि कौन से समय में कौन उनके जन्म को क्या बताता है। कुछ किताबें अलग बताती है, कुछ दूसरी बुक से, कुछ अन्य सोर्स से वो अलग बताते हैं। उस हिसाब से आपको हर चीज़ को याद रखना है। बात हमने उनकी पत्नी की कर ली थी। उनकी पत्नी का नाम पेमल दे था। पेमल दे अमरकोट की रानी थी, राजकुमारी थी, जो कि दले सिंह सोडा की पुत्री थी। और पेमल दे के बाद हमने उनके गुरु की बात की थी। गुरु बालीनाथ थे। बालीनाथ उनके जो मौसेरे भाई है हड़बू जी, उनके भी गुरु थे। और बालीनाथ जी का जो मंदिर है वो मसूरिया पहाड़ी जोधपुर पर है, वहाँ बालीनाथ जी का मेला पड़ता है। ये बात हमने कर ली थी। उसके बाद बात ये की थी हमने कि रामदेव जी जो हैं वो बाल्यकाल में, जो रामदेव जी का बाल्यकाल है वो बाल्यकाल बीतता है उड़ कश्मीर में। बात हमारी हो चुकी थी कि बाल्यकाल कहाँ बीत रहा है उनका, उड़ कश्मीर में। बाल्यकाल या बचपन कह सकते हैं, कहाँ बीत रहा है तो उड़ कश्मीर। और ये उड़ कश्मीर जो है वो शिव तहसील बाड़मेर में है। ये बात हमारी हो चुकी थी। ऐसा कहते हैं कि बाल्यकाल में ही एक स्थान है सातलमेर, ये बात भी हमारी हो चुकी थी। सातलमेर किसने बसाया है ये बात भी हमारी हो गई थी। सातलमेर सातल देव ने बसाया था। वही सातल देव है जिसने गुड़ले खां को मारा था। गुड़ले खां को मार के उसका सर काट के लाए थे मारवाड़ में, और उसके सर को भाले में पिरो के महिलाएं घूमी बाजार में। उसी उपलक्ष्य में गुड़ले का त्योहार मनाया जाता है, जिसमें माथे पर एक मटका रखा जाता है, छेद किए जाते हैं उस मटके में। ये कल्चर में हम, और जब नृत्य की बात करेंगे तब इसकी बात करेंगे। तो सातलमेर में आते हैं। सातलमेर में यहाँ पर बाल्यकाल की बात है। सातलमेर में यहाँ एक भेरूड़ा राक्षस है, भेरूड़ा राक्षस, या आप इसको भेरूड़ा तांत्रिक भी कह सकते हो। ये तांत्रिक जो है, ये तांत्रिक प्रति अमावस्या, देखिए ये तांत्रिक प्रति अमावस्या एक बलि लेता है। बलि में ये एक जीवित इंसान को मांगता है, और जीवित इंसान को मांगता है और उसकी बलि लेता है। जब ये रामदेव जी को पता लगा तो रामदेव जी उड़ कश्मीर से सातलमेर आते हैं, और सातलमेर में एक तालाब है या बावड़ी है जिसको हम बोलते हैं परचा बावड़ी। परचा बावड़ी, इसी का नाम हमने बताया था सर्प बावड़ी, और इसी को कहते हैं रामसर तालाब। रामसर तालाब, और इसी के आसपास रामदेव जी ने भेरूड़े राक्षस का वध किया और वहाँ की जनता को उसके खोप से मुक्त करवाया। देखिए सातलमेर आ रहे हैं अपने बाल्यकाल में, कहाँ से, तो उड़ कश्मीर से सातलमेर आ रहे हैं। सातलमेर में उन्होंने भेरूड़े राक्षस का वध किया और सातलमेर का नाम बदला और रखा गया पोखरण। पोखरण रखा गया। देखिए पोखरण रखा गया नाम,
अब ये पोखरण में रहते हैं, पोखरण में राज्य कर रहे हैं। ऐसा कहा, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इनको ये जो क्षेत्र है ये मल्लीनाथ जी ने दिया था। ये बात हमने करी थी पहले, मल्लीनाथ जी ने ये क्षेत्र ऐसा उन्हें प्रदान किया था। बाय द वे कहीं एग्जाम में ये आए कि सातलमेर या पोखरण रामदेव जी को किसने प्रदान किया और ऑप्शन में मल्लीनाथ जी हो, तो आपको कुछ नहीं देखना है, मल्लीनाथ जी कर देना है वहां पर। बात करते हैं मल्लीनाथ जी ने पोखरण दे दिया या उन्होंने पोखरण पर अधिकार जमाया किसे? बेरोड़ा राक्षस को मारने के बाद। कुछ समय तक ये पोखरण में रहते हैं और हमने जैसा कि बात की है रामदेव, बात कर रहे हैं हम रामदेव जी की। रामदेव जी की दो बहनें हमने पहले भी बात की है, दो बहनें हैं, एक का नाम है लाछाबाई और दूसरे का नाम है सुगनाबाई। देखिए दो बहनें हैं इनकी, और एक लाछाबाई एक सुगनाबाई, दूसरी जो तीसरी बहन है इनकी वो मुंह बोली बहन है, इसीलिए उसकी बात बाद में करते हैं। जो सुगनाबाई है इनका विवाह होता है पुंगल के राजकुमार से या पुंगल के राजकुमार से। अब पुंगल का राजकुमार जो है उसका नाम कई जगह पर विजय सिंह आता है, एक जगह पर जय सिंह नाम आता है और एक जगह पर नाम आता है हमीर सिंह। देखिए ये पुंगल के राजकुमार है जो जागीरदार बने बाद में पुंगल के, और पुंगल के राजकुमार का नाम आ रहा है विजय सिंह, जय सिंह, हमीर सिंह। और एक स्थान पर इसी पुंगल के राजकुमार का जो नाम है वो किशन सिंह भी आता है, हालांकि इतना महत्वपूर्ण नहीं है, किशन सिंह भी आ रहा है। तो पुंगल के जो जागीरदार हैं विजय सिंह, जय सिंह, आप इतना डीप आवश्यकता नहीं है, आप विजय सिंह याद रखिएगा। विजय सिंह से विवाह होता है सुगनाबाई का। सुगनाबाई जो कि इनकी बहन है, दो बहनें बात की थी हमने, लाछाबाई है, सुगनाबाई है, और सुगनाबाई का विवाह किसके साथ हो रहा है? पुंगल के जागीरदार के साथ, राजकुमार के साथ। उसका नाम विजय सिंह है। कई जगह हमीर सिंह आता है, जय सिंह आता है, किशन सिंह आता है, पर हमें विजय सिंह को याद रखना है। तो पुंगल के राजकुमार से इनका विवाह हो रहा है, पुंगल के जागीरदार से इनका विवाह हो रहा है। ऐसा देखो यहाँ पर कुछ लोग, कुछ इतिहासकार ये बताते हैं कि सुगनाबाई का विवाह नहीं हुआ है, दरअसल विवाह हुआ है उनके जो बड़े भाई हैं बीरमदेव, उनकी पुत्री का। कुछ इतिहासकार कह रहे हैं बीरमदेव की पुत्री का विवाह हो रहा है, कुछ इतिहासकार ये कह रहे हैं कि उनकी बहन सुगनाबाई का विवाह हुआ है। तो ज़्यादातर जो तथ्य है वो सुगनाबाई वाले सही है, और सुगनाबाई का ही विवाह होता है। जहाँ पर ऑथेंटिक बुक्स की बात करते हैं तो वहाँ पर सुगनाबाई का ही विवाह हुआ है, सुगनाबाई उनकी बहन थी। तो सुगनाबाई का विवाह पुंगल के राजकुमार से हो रहा है, विजय सिंह से। जब विजय सिंह से इनका सुगनाबाई का विवाह हुआ तो इन्होंने क्या किया है कि ये जो सातलमेर है या पोखरण है, पोखरण दे दिया सुगनाबाई को दहेज में। ठीक है, पोखरण कहाँ मिल गया है? दहेज में मिल गया है। अब जैसा कि हमारे परंपरा है, देखिए उड़ कश्मीर में बाल्यकाल बीता है उनका, उड़ कश्मीर से वो सातलमेर आ रहे हैं और सातलमेर का नाम बदल के पोखरण कर दिया है। कुछ समय तक वो पोखरण में रहे हैं और उसके बाद उन्होंने पोखरण दहेज में दे दिया। किसे दे दिया? तो हम इनकी बहन सुगनाबाई को दे दिया। सुगनाबाई का विवाह हुआ पुंगल के राजकुमार या जागीरदार से। सुगनाबाई को जब पोखरण दहेज में दिया तो अब तो पॉसिबल नहीं है कि हमारे हिंदू संस्कृति में कोई बहन के वहाँ पे रहे। तो अब रामदेव जी पोखरण छोड़ते हैं, और पोखरण छोड़ने के बाद, क्योंकि दहेज में दे दिया, तो पोखरण छोड़ने के बाद वो रुणेचा आ जाते हैं। रुणेचा है जैसलमेर में। रुणेचा आकर जैसे ही वो रुणेचा आए हैं, वहां एक वृक्ष के नीचे एक बालिका जो है वो उन्हें रोती हुई दिखी। वृक्ष के नीचे बालिका रोती हुई दिखी है उनको। पीपल का वृक्ष से ऐसा कहा जाता है, पीपल के वृक्ष के नीचे बालिका रो रही है। अब बालिका जो है, उस बालिका का नाम है डालीबाई।
जब रामदेव जी अभी जैसे रुणेचा में घुसे नहीं है, घुसने से पहले ही डालीबाई उन्हें रोती हुई दिखती है। उन्होंने पूछा कि डालीबाई को कि आखिर क्या बात है बहन, तुम रो क्यों रही हो? तो डालीबाई जो थी वो जातिगत अपमान के कारण अपने आप को अपमानित महसूस कर रही थी, जातिगत अपमान के कारण अपमानित महसूस कर रही थी और इस वजह से वो रो रही थी। तो रामदेव जी ने उन्हें डालीबाई को अपनी धर्म बहन बनाया, धर्म बहन, या उनके राखी बांधी। अब देखिए डालीबाई जो है वो मेघवाल जाति की है और मेघवाल जाति की डालीबाई जब जातिगत अपमान के कारण बड़ी अंदर से आहत हुई और वो रोती है, तो उनको देख के रामदेव जी ने उनके राखी बांधी या डालीबाई ने उनके राखी बांधी, रामदेव जी ने उन्हें धर्म बहन बनाया। और इसी वजह से मेघवाल जाति के जो भक्त हैं वो राखीबंद भाई होने के कारण सारे के सारे क्या कहलाए? रीखिया कहलाए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हमारी बात हो चुकी है पहले। रीखिया कहलाते हैं। अब रीखिया कहलाए और जब रामदेव जी को लगा कि यार यहाँ पर जातिगत दुर्भावनाएं ज़्यादा है, इस वजह से उन्होंने जातिगत दुर्भावनाओं को दूर करने का प्रयास किया और रुणेचा में इस जातिगत भेदभाव को दूर करने के लिए रुणेचा से एक पंथ चलाया और उस पंथ का नाम था कामड़िया पंथ। उस पंथ का नाम है कामड़िया पंथ। क्वेश्चन आ जाए कामड़िया पंथ किसने चलाया? देखिए क्वेश्चन यहाँ पे कैसे बनता है। कामड़िया पंथ किसने चलाया? तो रामदेव जी ने चलाया, एक क्वेश्चन। कामड़िया पंथ कहाँ से चला? तो रुणेचा से चला, दूसरा क्वेश्चन। कामड़िया पंथ क्यों चलाया? तो जातिगत भेदभाव को दूर करने के लिए चलाया गया। क्वेश्चन, कामड़िया पंथ किसने चलाया? रामदेव जी ने। कहाँ चलाया? रुणेचा से चलाया। क्यों चलाया? तो जातिगत भेदभाव को दूर करने के लिए। क्वेश्चन ये आ जाए कौन से लोक देवता ने जातिगत भेदभाव को दूर करने का प्रयास किया, तो भी वहां पर रामदेव जी उत्तर होगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आ सकता है। रामदेव जी बाल्यकाल में उड़काश्मीर में थे, वहां से वो सातलमेर आते हैं। सातलमेर में भेरुड़े राक्षस का वध किया। भेरुड़ा राक्षस जो कि तांत्रिक था, वध करने के बाद वो उसी सातलमेर को पोखरण नाम से बसाते हैं। पोखरण के बाद उन्होंने अपनी बहन सुगनाबाई को दहेज में दिया। पुंगल के जागीरदार से सुगनाबाई का विवाह हुआ। पोखरण के बाद जब वो उनका दहेज में दे दिया तो वो वहां से निकले और रुणेचा आए हैं। कुछ लोग कहते हैं मल्लीनाथ जी ने भी उन्हें पोखरण का क्षेत्र दिया था, हो सकता है कुछ किताबों में हो। क्वेश्चन अगर आए तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें करना है। रुणेचा आते हैं। वो रुणेचा जब जैसे ही आए तो उन्होंने एक बच्ची को, बालिका को रोते हुए देखा तो उनको लगा कि आखिर क्या है, तो उससे पूछा तो उसने जातिगत भेदभाव की बात बताई। इसीलिए रामदेव जी ने सोचा कि मैं जातिगत भेदभाव को दूर करने का प्रयास करूंगा और डालीबाई को उन्होंने राखी बांधी है। डालीबाई मेघवाल जाति की बालिका है, इसीलिए मेघवाल जाति के भक्त रीखिया कहलाते हैं। और डालीबाई को उन्होंने बहन बनाने के बाद जातिगत भेदभाव को दूर करने के प्रयास के अंतर्गत उन्होंने एक पंथ की स्थापना की रुणेचा से। पंथ का नाम था कामड़िया पंथ। कामड़िया पंथ रामदेव जी ने रुणेचा से चलाया और जातिगत भेदभाव को दूर करने के लिए चलाया था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक। बात करते हैं दोस्तों कामड़िया पंथ की कि बाय द वे क्वेश्चन आ जाए किसने, क्यों, किस लिए, तो इसका उत्तर दे दिया जाएगा जैसा कि मैंने बताया है। अब कामड़िया पंथ जो है वो अगर क्वेश्चन आ जाए किसने चलाया तो रामदेव जी ने। क्यों चलाया? तो जातिगत भेदभाव को दूर करने के लिए। कहाँ से चलाया? तो रुणेचा से चलाया। अब रामदेव जी से प्रेरित होकर रामदेव जी से प्रेरित होकर उनकी एक शिष्या है जिसका नाम है आई माता।
आई माता ने भी रामदेव जी से प्रेरित होकर जातिगत भेदभाव को दूर करने के लिए, जातिगत भेदभाव को दूर करने के लिए एक आई पंथ चलाया, आई पंथ चलाया। ये भी जातिगत भेदभाव को दूर करने के लिए है। रामदेव जी की शिष्या है आई माता, और ये जो आई पंथ है ये नीम के पेड़ के नीचे चलाया, नीम के पेड़ के नीचे। आई माता ने आई पंथ चलाया नीम के पेड़ के नीचे। क्यों चलाया? तो जातिगत भेदभाव को दूर करने के लिए। आई माता कौन है? तो रामदेव जी की शिष्या है। किससे प्रेरित होकर चलाया? तो रामदेव जी से प्रेरित होकर। रामदेव जी ने कौन सा पंथ चलाया था? तो कामड़िया पंथ चलाया था। क्यों चलाया था? जातिगत भेदभाव को दूर करने के लिए, छुआछूत को मिटाने के लिए। उस समय से प्रयास जारी है। अब आई माता, देखिए आई माता की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। आई माता ने कहां पर? तो बिलाड़ा जोधपुर में, बिलाड़ा जोधपुर में। और बिलाड़ा जोधपुर में ही इनका मंदिर है। बिलाड़ा जोधपुर में जो इनका मंदिर है, उस मंदिर में दीपक से स्वतः केसर टपकती है, दीपक से स्वतः केसर टपकती है। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर। एक क्वेश्चन और आता है कि आई माता किसकी कुल देवी है? तो शेरवी जाति की कुल देवी, शेरवी जाति की कुल देवी। हालांकि ये कुल, जब हम लोग देवी देवता देवियाँ पढ़ेंगे उसके अंदर वापस इनका जिक्र आएगा, उनको डिटेल में उस जगह पढ़ेंगे। पर यहाँ पर बात आ गई है कि रामदेव जी से प्रेरित होकर आई माता ने जातिगत भेदभाव को दूर करने के लिए आई पंथ चलाया था। कहाँ से? तो बिलाड़ा जोधपुर से चलाया था, नीम के पेड़ के नीचे। बात कर रहे हैं हम रामदेव जी की। रामदेव जी ने जब कामड़िया पंथ चलाया, तो कामड़िया पंथ जो है वो जातिगत भेदभाव को दूर करने के लिए चलाया। ये बात हमने कर ली है। जातिगत भेदभाव को दूर करने के लिए कामड़िया पंथ चलाने के बाद इस कामड़िया पंथ में जो महिलाएं होती है, महिलाएं होती है, वो रामदेव जी की आराधना में 13 ताली नृत्य करती है, 13 ताली नृत्य करती है। क्वेश्चन, कामड़िया पंथ के महिलाएं कौन सा नृत्य करती है? तो 13 ताली नृत्य करती है। अब 13 ताली को 13 ताली क्यों कहा जाता है? इसमें भी दो चीजें हैं। देखिए, इसमें 13 मजीरे यूज किए जाते हैं। प्रमुख वाद्य यंत्र है मजीरे। ये नृत्य वो नृत्य है जो कि बैठकर किया जाता है, बैठकर किया जाने वाला नृत्य, किया जाने वाला नृत्य। देखिए, ऐसा नहीं है कि बैठकर एक ही नृत्य किया जाता है। एक नृत्य और है जो जिसे हम हाथी मना नृत्य कहते हैं, भीलों का नृत्य है। बैठकर किया जाने वाला एक नृत्य और है वो कि हाथी मना है। पर यहाँ हम बात करें 13 ताली की। 13 ताली नृत्य बैठकर किया जाता है महिलाओं द्वारा। प्रमुख वाद्य यंत्र इसके अंदर मजीरे होते हैं। मजीरे कितने होते हैं? 13 होते हैं। 13 कैसे? तो 9 तो दाएं पैर पर होते हैं, 2 कोहनी पर होते हैं और 2 हाथों पर होते हैं। ये हो गए 13 मजीरे। कुछ इतिहासकार कहते हैं 13 ताली नृत्य को इसीलिए 13 ताली नृत्य कहा जाता है कि उसमें 13 मजीरे होते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे राजस्थान के सुप्रसिद्ध इतिहासकार हैं, नाम है उनका जय सिंह नीरज। बात कर रहे हैं हम यहाँ पे जय सिंह नीरज। हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकें भी आती है इनकी। जय सिंह नीरज ये कहते हैं कि 13 मजीरे होने के कारण इसे 13 ताली नृत्य नहीं कहा जाता है। इसमें यह नृत्य बैठकर किया जाता है, ये तो सही है, लेकिन बैठकर इसमें 13 प्रकार की कलाएं की जाती है। देखिए, 13 प्रकार की कलाएं की जाती है, इसीलिए इसे 13 ताली नृत्य कहा जाता है। ये कहते हैं इतिहासकार जय सिंह नीरज। ये ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि ऐसा कौन सा नृत्य है जिसे बैठकर किया जाता है और उसमें
हाथी मना और तेरह ताली दोनों है तो 100% क्वेश्चन कंट्रोवर्सी में जाएगा। अगर तेरह ताली अकेला है तो तेरह ताली उत्तर होगा उसका। दूसरी चीज, अगर कोई ये कह दे कि निम्न में से ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें बैठकर 13 प्रकार की कलाएं की जाती है, तो वो नृत्य हो गया तेरह ताली नृत्य। या ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें 13 प्रकार के मजीरों का उपयोग किया 13 मजीरों का उपयोग किया जाता है, तो वो हो गया तेरह ताली नृत्य। इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों के। और फिर देखिए आपके तेरह ताली नृत्य जो है, अगर क्वेश्चन ये आ जाए तेरह ताली नृत्य का केंद्र बिंदु कौन सा है, तो आप केंद्र बिंदु में उसका क्वेश्चन उत्तर अगर बाय द वे आता है तो तेरह ताली नृत्य कहाँ स्टार्ट हुआ या उसका उद्भव कौन सा है, तो उसका उद्भव जो स्थान है वो पादरला गांव पाली है। देखिए रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना की है। कामड़िया पंथ के लोग तेरह ताली नृत्य करते हैं। तेरह ताली नृत्य में 13 मजीरों का उपयोग किया जाता है। जय सिंह नीरज जो है वो कहते हैं 13 प्रकार की कलाओं का उपयोग किया जाता है या 13 प्रकार की कलाएं बताई जाती है, इसलिए उन्हें 13 ताली नृत्य कहा जाता है। ऐसा वो जय सिंह नीरज बताते हैं कि 13 प्रकार की कलाओं का उपयोग किया जाता है या 13 मजीरे उपयोग में किए जाते हैं, 13 मजीरे उपयोग में लेते हैं, ये हो सकता है। 13 ताली नृत्य बैठकर किया जाता है। साथ ही जय सिंह नीरज एक नृत्य और है जो कि भीलों का नृत्य है, वो हाथी मना नृत्य है, उसे भी बैठकर किया जाता है। दूसरी चीज, अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि 13 ताली नृत्य का जन्म स्थान या उद्भव कहाँ पर हुआ है, तो पादरला गांव पाली में हुआ है। इसके बाद का जो वीडियो जो है दोस्तों नेक्स्ट, इसका बाद का जो कंटेंट है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।